एवरीवन। आज का हमारा वीडियो है राज्य के नीति निर्देशक तत्व। भारतीय संविधान के भाग 4 में राज्यों के लिए कुछ दिशा निर्देश दिए गए हैं, जिनके अनुसार जिनमें ध्यान में रखकर राज्य सरकारों को अपनी नीति बनानी है, जिन्हें हम नाम दिया गया है राज्य के नीति निर्देशक तत्व। ये राज्य के नीति निर्देशक तत्वों को आयरलैंड के संविधान से ग्रहण किया गया। भारतीय संविधान में एक लोक कल्याणकारी राज्य की स्थापना के उद्देश्य हेतु इन राज्यों के नीति निर्देशक तत्वों को सम्मिलित किया गया है। तो जानते हैं भाग 4 भारतीय संविधान राज्य के नीति निर्देशक तत्व क्या है। बात करते हैं राज्यों के नीति निर्देशक तत्व। तो जब हमारा मूल संविधान बना, उस समय हमारे भारतीय संविधान सभा में वैधानिक अध्यक्ष थे, कानूनी सलाहकार थे BN राव। उन्होंने भारतीय संविधान में 2 प्रकार के मूल अधिकार रखने की बात की। एक वे मूल अधिकार जो व्यक्ति को दिए जाने चाहिए और न्यायालय में परिवर्तनीय होने चाहिए, और एक वे मूल अधिकार जो परिवर्तनीय न्यायालय में ना हो। लेकिन हमारे संविधानविदों ने उस बात को नहीं माना और राज्यों के 2 प्रकार के मौलिक अधिकारों की व्यवस्था भारतीय संविधान में नहीं की, बल्कि उसके स्थान पर एक तो हमें मौलिक अधिकार दिए गए और दूसरे जो अधिकार जो BN राव ने कहा था कि दूसरे न्यायालय में परिवर्तनीय ना हो, वैसे अधिकारों को उन्होंने नाम दिए राज्य के नीति निर्देशक तत्व। मीन्स राज्य सरकारें जो भी व्यवस्था करेंगी, जो भी कानून बनाएंगी, वो इन चीजों को ध्यान में रख के बनाएंगी। लेकिन इसके लिए सरकार को बाध्यकारी नहीं किया जा सकता, या अगर कोई राज्य सरकार ये नीतियां अपने राज्य में लागू करने में असफल है, तो उसके लिए व्यक्ति न्यायालय की शरण नहीं ले सकता, न्यायालय में दावा नहीं कर सकता कि ये कार्य राज्य सरकारों द्वारा नहीं किए जा रहे। तो यही था भारतीय राज्यों के नीति निर्देशक तत्व किसे कहते हैं। अब राज्य के नीति निर्देशक तत्व हमारे भारतीय संविधान में अनुच्छेद 36 से लेके अनुच्छेद 51 तक इनका वर्णन किया गया है, और इसे हम जानते हैं भाग 4 के नाम से। राज्यों के नीति निर्देशक तत्व, इंग्लिश में इन्हें कहते हैं डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी। DPSP के नाम से भी शॉर्ट फॉर्म में इसे जाना जाता है। मतलब कि राज्यों के लिए कुछ दिशा निर्देश संविधान द्वारा दिए गए हैं, जिनको ध्यान में रखकर राज्य सरकारें अपने नीतियों का निर्धारण करेगी। अब बात करते हैं कि राज्यों के नीति निर्देशक तत्वों को हमारे भारतीय संविधान में क्यों सम्मिलित किया गया। चूंकि भारतीय संविधान जब हम देखेंगे तो उसमें प्रस्तावना में लोक कल्याणकारी समाजवादी राज्य की बात की गई है, तो उसी राज्य को स्थापित करने के लिए, राज्य को एक लोक कल्याणकारी राज्य बनाने के लिए, समाजवादी राज्य बनाने के लिए दिशा निर्देशों को भारतीय संविधान में स्थान दिया गया। लोक कल्याणकारी राज्य से क्या तात्पर्य है? वह सरकार जो सबके हित के लिए कार्य करेगी, अधिक से अधिक जनता का हित हो। समाजवादी जो सभी समाजों के हित के लिए कार्य करेगी। तो उसी उद्देश्य की पूर्ति के लिए राज्यों के नीति निर्देशक तत्व हमारे भारतीय संविधान में सम्मिलित किए गए। अब बात करते हैं कि अनुच्छेद 36 से लेके अनुच्छेद 51 तक किन किन नीति निर्देशक तत्वों की बात की जाती है। तो अनुच्छेद 36, सबसे पहले अनुच्छेद 36 में क्या बताया गया है कि राज्यों की परिभाषा दी गई है कि राज्य से तात्पर्य क्या है, किसे राज्य माना जाता है। सिंपल है, राज्यों की परिभाषा दी गई है कि राज्य के अंतर्गत राज्य सरकार, विधानसभाएं, विधान परिषद आदि की व्यवस्था होती है। अनुच्छेद 37 क्या कहता है कि न्यायालय में परिवर्तनीय नहीं। क्या परिवर्तनीय नहीं? जिस प्रकार से हम जानते हैं कि मौलिक अधिकार, अगर मौलिक अधिकारों का उल्लंघन होता है या किसी के मौलिक अधिकार छीने जाते हैं, तो व्यक्ति न्यायालय की शरण में जा सकता है। लेकिन अगर राज्य सरकार अपने राज्यों में ये व्यवस्था नहीं लागू करवा सकती, या राज्य सरकार जो भी नीतियां बनाती है वो इनके लिए राज्यों में नीति निर्देशक तत्वों की व्यवस्था नहीं ठीक से कर पाती है, तो कोई व्यक्ति न्यायालय में नहीं जा सकता, क्योंकि ये न्यायालय द्वारा प्रवर्तनीय नहीं है। यही कारण है कि मौलिक अधिकारों का महत्व अपने आप में बढ़ जाता है। अनुच्छेद 38
38 क्या कहता है? सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय। सामाजिक न्याय मीन्स सामाजिक दृष्टि पे सभी वर्गों का हित हो, सभी समाज में सभी को समान दृष्टि से देखा जाए और सबके हित की बात की जाए। आर्थिक हित, आर्थिक व्यवस्था सबके लिए समान होनी चाहिए। राजनीतिक स्थिति सबकी बराबर होनी चाहिए, सबके लिए न्याय की व्यवस्था की जानी चाहिए। और ये न्याय किन किन आधार पर होंगे? सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक न्याय की बात करते हैं। और यही ये जो उद्देश्य है, यही एक लोक कल्याणकारी राज्य के लिए भी आवश्यक होता है। अनुच्छेद 39, संसाधनों का उचित वितरण, समान कार्य के लिए समान वेतन। संसाधनों का उचित वितरण मीन्स राज्य सरकार ये व्यवस्था करेगी कि जो भी उसके पास संसाधन है, जो भी साधन है, उनका सबके लिए समान वितरण होना चाहिए। किसी एक व्यक्ति के हाथ में या किसी एक संस्था के हाथ में केंद्रीकृत ना रहे, बल्कि पूरे सभी जनों के पास समान मात्रा में वितरित होने चाहिए, ताकि समाज के सभी वर्ग उनका लाभ उठा सके। समान कार्य के लिए समान वेतन की बात मीन्स पहले समय में क्या था? भेदभाव किया जाता था, स्त्री पुरुष में भेदभाव किया जाता था, धर्म व जाति के आधार पर भेदभाव किया जाता था। तो वो भेदभाव खत्म करने की व्यवस्था सरकार की होगी। राज्य सरकार ये व्यवस्था करेगी कि किसी भी समान कार्य के लिए, कोई भी कार्य जो स्त्री और पुरुष करते हैं समान रूप से, उसके लिए एक समान वेतन की व्यवस्था होनी चाहिए, ताकि किसी का भी शोषण ना हो सके। इसी के साथ साथ 39 का अनुच्छेद 39 का जोड़ा गया समान अवसर के आधार पर न्याय की व्यवस्था। ये जो हमारा 39 का है, ये हमारा 42वें संविधान संशोधन द्वारा 1976 में जोड़ा गया, जिसमें कि ये कहा गया कि समान अवसर के आधार पर सभी के लिए न्याय की व्यवस्था होगी। अनुच्छेद 40 क्या कहता है? पंचायत व्यवस्था की व्यवस्था करना। राज्य सरकार का ये दायित्व है कि राज्य सरकार अपने राज्य में पंचायती राज व्यवस्था की स्थापना करे और उन पंचायती राज व्यवस्थाओं को, पंचायतों को इतना सशक्त बनाए जिससे कि वो अपने क्षेत्र में अपने अधिकारों का पूर्ण रूप से प्रयोग कर सके और एक लोकतांत्रिक राज्य की व्यवस्था हो सके, जहां शक्तियां विकेंद्रित हो, कहीं एक केंद्रित ना रहे। मतलब कि राज्यों में पंचायत की व्यवस्था होनी चाहिए। ये पंचायत त्रिस्तरीय भी हो सकती है और द्विस्तरीय भी हो सकती है। अनुच्छेद 41, कुछ दशाओं में काम पाने का अधिकार। राज्य सरकार का ये दायित्व है कि वो कुछ दशाएं, जैसे बीमारी, बुढ़ापा, रोग से ग्रस्त होने पर व्यक्ति को काम पाने का अधिकार हो। मीन्स राज्य के क्षेत्र के अंतर्गत जितनी भी जनसंख्या है उसमें कुछ बीमार हो सकते हैं, कुछ बूढ़े लोग हो सकते हैं जिनके पास रोजगार नहीं है, उनके लिए भी रोजगार की उचित व्यवस्था की जाए। तो कुछ दशाओं में काम पाने का अधिकार ये राज्य सरकार व्यवस्था करे कि सबके पास काम हो। बुढ़ापा है, बीमारी है, इन चीजों के लिए काम की व्यवस्था होनी चाहिए। अनुच्छेद 42 क्या कहता है? कार्य करने के लिए न्याय संगत उचित मानवीय दशाओं की व्यवस्था। तो पहला तो कर्तव्य क्या होगा कि वो अपने जनसंख्या के लिए उचित कार्य की व्यवस्था करे। दूसरा, जो कार्य करने की दशाएं हैं, जहां मतलब व्यक्ति काम करेगा, वो दशाएं न्याय संगत होनी चाहिए, मानवीयोचित होनी चाहिए। मीन्स ऐसी होनी चाहिए जहां इजीली मनुष्य काम कर सके, किसी भी प्रकार का उत्पीड़न उनका जो भी कार्य करते हैं, मजदूर हैं या जो भी वर्कर्स हैं, उनका कोई शोषण ना हो। उन्हें ऐसे स्थान दिया जाना चाहिए जिसमें कि वो सही और सहज होकर कार्य कर सके। अनुच्छेद 43 कहता है कि निर्वाह मजदूरी, कुटीर उद्योगों की व्यवस्था। निर्वाह मजदूरी से तात्पर्य है कि एक ऐसी मजदूरी निश्चित की जाए जिसमें कि व्यक्ति अपना जीवन यापन अच्छी तरीके से कर सके। तो न्यूनतम मजदूरी की बात ये कर रहे हैं कि एक निश्चित दायरा हो मजदूरी का, जिससे कि शोषण की किसी का भी शोषण न किया जा सके, कोई भी फर्म अपनी मनमानी ना कर सके। तो निश्चित निर्वाह मजदूरी जिसमें कि व्यक्ति अपना जीवन यापन सही से कर सके, उसकी व्यवस्था करनी चाहिए। साथ ही साथ राज्य का ये दायित्व है कि राज्य सरकारें अपने क्षेत्र में कुटीर और लघु उद्योगों को प्रोत्साहन दें, जिससे कि अधिक से अधिक मात्रा में रोजगार उपलब्ध कराए जा सके।
अनुच्छेद 44 कहता है समान नागरिक संहिता, कॉमन सिविल कोड मीन्स सभी जो नागरिक हैं, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, जो भी हमारे यहाँ धर्म है निवास करते हैं, उन सब के लिए समान नागरिक संहिता होनी चाहिए। कॉमन सिविल कोड की बात करते हैं, जिससे कि सभी के लिए समान न्याय की व्यवस्था हो सके। लेकिन यहाँ हमारे जो धार्मिक रीति रिवाज हैं उनको इससे अलग किया गया है। मीन्स जैसे कि जो विवाह आदि की व्यवस्था है वो अपने धर्म के अनुसार हो सकती है, बल्कि केवल जो कॉमन सिविल कोड है वो सबके लिए समान होनी चाहिए। अनुच्छेद 45 में एक ध्यान रखने वाली बात है कि अनुच्छेद 45 क्या है, पहले ये जान लेते हैं। 6 वर्ष से कम आयु वर्ग के लिए शिक्षा की व्यवस्था। तो राज्य सरकार का ये दायित्व है कि वो अपने क्षेत्र में जो भी 6 वर्ष से कम आयु वर्ग के बालक बालिकाएं हैं उनके लिए प्राथमिक निशुल्क शिक्षा की व्यवस्था करें। लेकिन हमारे 46वें संविधान संशोधन द्वारा 2002 में इस जो नीति निर्देशक तत्व था उसको यहाँ से हटाकर मौलिक अधिकारों में सम्मिलित कर दिया गया। और वो कौन सा मौलिक अधिकार बन गया? मौलिक अधिकार बना 21A, जिसके अंतर्गत अब जो 6 वर्ष तक के आयु वर्ग के बालक बालिकाएं हैं उनका ये मौलिक अधिकार हो गया है कि उन्हें शिक्षा मिलनी ही चाहिए। अगर उन्हें शिक्षा से वंचित रखा जाता है तो वो न्यायालय की शरण में जा सकते हैं। तो ये इसमें चेंज किया गया। अनुच्छेद 46 क्या कहता है? अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति मीन्स हमारी जो समाज में अनुसूचित जाति, जनजाति, एससी और एसटी वगैरह जो जातियां हैं उनके लिए शिक्षा की उचित व्यवस्था की जाए। उन्हें उनकी शिक्षा के लिए प्रोत्साहन दिया जाए। आर्थिक हितों को उनको ध्यान में रखकर राज्य सरकार कानून बनाएगी। सामाजिक न्याय की व्यवस्था की जाए। चूंकि ये जो विशेष जातियां हैं इनका कुछ समय पहले बहुत शोषण हुआ था जिससे ये अपना विकास सही रूप से नहीं कर पाएंगे, तो इनका उचित तरीके से विकास हो, इसलिए राज्य का ये दायित्व है कि राज्य सरकारें अपने क्षेत्र के अंतर्गत उचित इनके लिए आर्थिक, शैक्षिक और सामाजिक न्याय की व्यवस्था कर सके, ताकि इन जाति, विशेष जनजाति या समूह जो है उसका उचित रूप से विकास हो सके और उन्हें भी समानता के दायरे में लाया जा सके। अनुच्छेद 47 मद्य निषेध, पोषाहार, स्वास्थ्य संबंधी व्यवस्था। तो राज्य सरकार जो भी नीतियां लागू करेगी उनके अंतर्गत राज्य सरकार को ये देखना है कि कुछ हमारे जो ड्रग्स वगैरह होती हैं वो दवाई के रूप में शामिल की जाती है, उनका प्रयोग हो, लेकिन उसके अलावा जो हमारे यहाँ मद पान की व्यवस्था है उसका निषेध राज्य में होना चाहिए। और राज्य के लिए उचित पोषाहार की व्यवस्था, सभी जनसंख्या को उचित रूप से पोषण तत्व मिलने चाहिए और राज्य के अंतर्गत स्वास्थ्य व शिक्षा संबंधी उचित व्यवस्था होनी चाहिए। ये राज्य सरकार का दायित्व है। अनुच्छेद 48 कृषि, पशुपालन, दुधारू पशुओं की सुरक्षा। तो इस अनुच्छेद के अंतर्गत राज्य सरकार अपने क्षेत्र में कृषि के लिए उचित व्यवस्था करेंगी। नई नई जो वैज्ञानिक तकनीक आई है उनका प्रयोग अधिक से अधिक कृषि क्षेत्र में बढ़ाएंगी, जिससे कि हमारी जो फसलों का विकास है, उनकी उत्पादकता है वो बढ़ सके। और पशुपालन के लिए जो हमारे पशु सम्मिलित होते हैं उनके लिए उचित व्यवस्था करेंगी। जो पशु दूध देने वाले पशु हैं उनकी सुरक्षा करेंगी और पशुओं का जो वध व्यवस्था चल रही है उसको रोकेंगी। तो इस तरीके से जो हमारा अनुच्छेद 48 है वो कृषि और पशुपालन के लिए व्यवस्था करता है। 42वें संविधान संशोधन द्वारा अनुच्छेद 48 का जोड़ा गया। इसी के अंतर्गत इसका दूसरा पार्ट बना के 48A के साथ जोड़ा गया, जिसके अंतर्गत व्यवस्था की गई पर्यावरण संरक्षण की राज्य का जो पर्यावरण है वो सुरक्षित रहे, वन नियम लाए जाए, वनों को सुरक्षित रखा जाए और पर्यावरण का संरक्षण किया जाए, इसलिए अनुच्छेद 48 का जोड़ा गया। अनुच्छेद 49 कहता है राष्ट्रीय महत्व के स्मारकों का संरक्षण। हमारे राज्य में जो भी हमारे ऐसे ऐतिहासिक स्मारक हैं जो राष्ट्रीय महत्व के हैं, जैसे हमारा ताजमहल हुआ, लाल किला हुआ और हमारे जो ऐतिहासिक इमारतें हैं उनके संरक्षण की व्यवस्था करें और उनकी सुरक्षा को ध्यान में रखकर कार्य करना चाहिए। ये भी राज्य का दायित्व होगा। अनुच्छेद 50 कार्यपालिका व न्यायपालिकाओं का पृथक्करण। अब कार्यपालिका क्या है?
हमारी जो गवर्नमेंट बॉडी है वो कार्यपालिका कहलाती है। जैसे हमारी प्रधानमंत्री है, उसका मंत्रिमंडल है, राष्ट्रपति है, ये सब कार्यपालिका के अंतर्गत आते हैं। न्यायपालिका हमारा जुडिशरी सिस्टम, जिसमें कि न्यायालय आते हैं, सर्वोच्च न्यायालय, उच्च न्यायालय, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट। तो इन दोनों का पृथक्करण हो, मीन्स कि ये दोनों एक दूसरे के कार्य में दखल अंदाजी ना दे सके, ताकि न्याय की जो व्यवस्था है वो उचित रूप से लागू हो सके। इसलिए अनुच्छेद 50 कहता है कि कार्यपालिका और न्यायपालिका का पृथक्करण होना चाहिए। अनुच्छेद 51, अंतरराष्ट्रीय शांति सुरक्षा की व्यवस्था। अंतरराष्ट्रीय शांति सुरक्षा की व्यवस्था मीन्स हम राज्य का ये दायित्व है कि वो ऐसी नीतियां बनाए जिससे कि अंतरराष्ट्रीय स्तर पर आंतरिक राज्य का बात नहीं हो रही, राष्ट्रीय बात नहीं हो रही, बल्कि अंतरराष्ट्रीय इंटरनेशनल लेवल पर शांति और सुरक्षा की व्यवस्था कायम रह सके, व्यक्ति मिलजुल कर रह सके और दूसरों के कार्य में हस्तक्षेप ना हो सके। तो इस प्रकार से हमारे जो डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स हैं स्टेट पॉलिसी के, वो एक तो कल्याणकारी राज्य की स्थापना करते हैं, दूसरा समाजवाद की स्थापना करते हैं। इनके अंतर्गत हम जो विचारधारा देखते हैं वो 3 प्रकार से देखते हैं, जिनमें कि एक आती है गांधीवादी विचारधारा, दूसरा है उदारवादी विचारधारा और तीसरी है समाजवादी विचारधारा। वाद से तात्पर्य है किसी भी विचारधारा को मानने वाले। और गांधीवादी मीन्स जिन विचारों में गांधी जी के विचार दिखाई देते हैं वो गांधीवादी विचार हो गए, जो उदारवादी हैं वो उदारवादी हो गए, जिनमें समाज हित की बात आती है वो समाजवादी विचारधारा के आधार पर होते हैं। ये राज्य के नीति निर्देशक तत्व, हमें एक और इनका महत्व क्या है कि इनके आधार पर जो हमारी जनता है वो ये देख सकती है कि हमारे द्वारा चुनी गई सरकार अपना कार्य सही से कर रही है या नहीं, अपने दायित्वों का निर्वाह अच्छे से कर रही है या नहीं। तो ये जनता के लिए भी सरकार के जो कार्य हैं उनका निर्णय लेने के लिए कि वो कार्य सही से निर्वाह करती है या नहीं, उसके लिए भी एक दिशा निर्देश देते हैं। एक और राज्य सरकार को दिशा निर्देश है कि वो अपनी कार्यशैली इस तरीके से इन चीजों को ध्यान में रख के करे। दूसरी तरफ जनसंख्या का भी एक नजरिया बन जाता है उन्हें देखने के लिए कि सरकार द्वारा जो कार्य दिए गए हैं वो अपने कार्यों का निर्वाह अच्छे से कर रही है या नहीं, ताकि नेक्स्ट इलेक्शन में वो उसके सरकार जो भी है, जो भी पार्टी है, उसको उसी आधार पर निर्वाचित करे। तो इस तरीके से हम देखते हैं कि राज्य के नीति निर्देशक तत्वों का अपना महत्व है, जिस कारण से ये संविधान में सम्मिलित किए गए हैं। धन्यवाद।